हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान भूगोल की जो क्लास चल रही है, आज क्लास नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज आपके नया टॉपिक शुरू हो रहा है। साथियों, राजस्थान का अपोहा तंत्र, जो राजस्थान में जो नदियां बहती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे आपके आंतरिक अपोहा वाली नदियां हैं जो सिर्फ राजस्थान में बहती है, ठीक है, या फिर आंतरिक अपोहा वाली वह नदियां जो राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। अरब सागर अपोहा तंत्र भी है और बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र भी है। तो देखो, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे मानचित्र के माध्यम से, क्लास नोट्स के माध्यम से। हम साथियों इन नदियों को पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी और आरबीएससी का सार संग्रह है पूरा का पूरा। तो देखिएगा, एक चीज़ ये है कि जैसे आंतरिक अपोहा वाली जो नदियाँ हैं साथियों, ये नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके पहले ये आज तीसरा टॉपिक हमने शुरू किया है राजस्थान के भूगोल का। इसके पहले हम राजस्थान का परिचय पूरा पढ़ चुके हैं और राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश है इसको भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। इनके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकाल लिए हैं, ठीक है। साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि मूल्यांकन भी आपका तुरंत का तुरंत हो सके। देखिएगा, आज तीसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में नदियाँ। इसका अध्ययन हम करेंगे साथियों, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है इस टॉपिक की। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान में बहने वाली नदियों की, तो इनको मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। देखिएगा, जैसे राजस्थान में, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ, जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता है, जो पहले ही लुप्त हो जाती है, वो कहलाती है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ। जो नदियाँ राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है वो इसमें अध्ययन करेंगे। तीसरा है अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ। जो नदियाँ राजस्थान से कहाँ जा रही है साथियों? अरब सागर में जा रही है। फिर उसके बाद में इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों के बारे में जानने वाले हैं और बिल्कुल हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ, हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो साथियों देखिएगा, पहला हमारा जो बिंदु है वो है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। इसमें जो नदियाँ आएगी उनको पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ क्या है। तो यह नदियाँ एक निश्चित क्षेत्र में ही बहती है, ठीक है, एक फिक्स जगह होती है, वहीं पर ये नदियाँ बहती है। ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है साथियों। राजस्थान के अंदर ही इनका उद्गम होता है और राजस्थान के अंदर ही ये विलुप्त हो जाती है, अर्थात इनका जल समुद्र तक नहीं जाता है। ज़रूरी नहीं कि राजस्थान के अंदर ही इनका उद्गम हो। कुछ नदियाँ देखो राजस्थान के बाहर से आती है, लेकिन राजस्थान में वो विलुप्त हो जाती है, तो उनको भी आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। साथियों, राजस्थान में जो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां है, यह राज्य का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। अपोहा तंत्र का मतलब किससे लिया जाता है? नदियां जो बहती है जिस जगह पर, वो उसका अपोहा तंत्र कहलाता है साथियों। अनुमानित है लगभग आप 60% मान सकते हो। 60% अपोहा तंत्र किसका है? आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों का है। तो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी सारणी भी आपके सामने है। तो ये देखिएगा सारणी। देखो, राजस्थान में आंतरिक अपोहा वाली निम्न प्रमुख नदियां हैं। घग्गर नदी है, कांतली या जिसको कांटली नदी के नाम से भी जाना जाता है, कांकने या कांकनी नदी, कांकने के दो या कांकनी नदी के दो, ठीक है। कांतली अलग है और कांकने नदी अलग है साथियों। साबी नदी है, मेंथा या मंथा नदी, रूपारेल नदी, द्रव्यवती नदी और खंडेला नदी। तो साथियों इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं आंतरिक अपोहा के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखेंगे घग्गर नदी को। देखो, एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से, ये जो आपके सामने ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी आंतरिक अपोहा वाली नदी नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया तो इस सारणी में से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी आंतरिक अपोहा वाली नदी है। तो ये सारी ही नदियों के नाम आपको याद होने चाहिए। घग्गर नदी, कांतली नदी, कांकनी नदी, साबी नदी, मेंथा नदी, रूपारेल नदी, द्रव्यवती नदी और खंडेला नदी।
साथियों घग्गर नदी के बारे में देखेंगे तो बिल्कुल मैप के माध्यम से भी हम हर चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। घग्गर नदी की अगर हम बात करें तो घग्गर नदी के सबसे पहले उपनाम देखते हैं। उपनाम मतलब कि इस नदी को इन नामों के अलावा, घग्गर के अलावा इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक ही व्यक्ति के 4-5 नाम रहते हैं। घर पे उसे क्या कहते हैं, स्कूल में क्या कहते हैं, उसके मामा के यहाँ क्या कहते हैं, उसके दोस्त उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से जो नदियाँ हैं उनके भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। इनको ही क्या कहा जाता है, उपनाम कहा जा सकता है। जैसे घग्गर नदी को नट नदी के नाम से भी जाना जाता है, मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। हकरा नदी पाकिस्तान में कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पाकिस्तान में घग्गर नदी को कहते हैं हकरा नदी। इसको प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसको दृष्टद्वैती नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं बता दूं एग्जाम के लिए ये उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में घग्गर नदी ऑप्शन में हो, और जो अन्य नाम पूछे जा सकते हैं वो सारे नाम लिख दिए मैंने। याद रखिएगा कितने नाम लिखे, नट नदी पहला, मृत नदी दूसरा, हकरा नदी तीसरा, प्राचीन सरस्वती नदी चौथा, दृष्टद्वैती नदी पांचवा और घग्गर नदी छठा। तो इसके यहाँ पर टोटल 6 नाम हैं। 6 ही नाम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एक और बात बता दूँ, बिल्कुल नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि पूरी यहाँ पर जीके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों। बिल्कुल नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ोगे तो चीज़ें एकदम सही तरीके से व्यवस्थित हो जाएगी आपकी। देखो इसका उद्गम, किसका, घग्गर नदी का उद्गम कालका के समीप हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ में होता है। देखे जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये आपके है घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी है साथियों। घग्गर नदी एक तो आपके ये हनुमानगढ़ जिला है और एक आपके ये श्री गंगानगर जिला है। इन 2 जिलों में ही बहती है राजस्थान में। राजस्थान में घग्गर नदी सिर्फ 2 जिलों में बहती है। किस किस में, आपके हनुमानगढ़ जिले में और गंगानगर जिले में। देखिएगा ये जो हनुमानगढ़ जिला है, आपके हनुमानगढ़ जिले में यहाँ से ये प्रवेश कर रही है। ये स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों। यहाँ से आपके घग्गर नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर रही है और इस स्थान का नाम है टिब्बी। क्या नाम है साथियों, टिब्बी नाम है इसका। जहाँ से ये प्रवेश करती है तो राजस्थान में घग्गर नदी का जो प्रवेश है वो कहाँ से होता है, टिब्बी हनुमानगढ़ से होता है। राजस्थान में यह नदी कितने जिलों में बहती है, 2 जिलों में। कौन कौन से, हनुमानगढ़ में और श्री गंगानगर में। ये पाकिस्तान में जा रही है इसके बाद में, मतलब एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय नदी है ये, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, दूसरे देश में जा रही है ना साथियों। तो ये एकमात्र ये नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है आपके राजस्थान की। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जबकि इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ हो रहा है, कालका के समीप हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से। देखिए इसका ये जो उद्गम स्थान है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कालका के समीप हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है और साथियों शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किस नदी का, घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश में होता है, कालका के समीप। चलिए आगे बढ़ेंगे अगर साथियों, तो आपको आगे क्या क्या याद रखना है। राजस्थान में यह नदी कितने जिलों में बहती है, 2 ही जिलों में बहती है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था मैप से ही कि भाई 2 जिले वो कौन कौन से हैं। तो हनुमानगढ़ जिला है और श्री गंगानगर जिला है। नोट करके लिखा है, यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह भी मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया था कि ये पाकिस्तान में भी बहती है। और पाकिस्तान में इसको किस नाम से जानते हैं, हकरा के नाम से जानते हैं साथियों। तो पाकिस्तान में भी बह रही है, भारत में भी बह रही है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो नदी है वो घग्गर नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। देखो पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं बह रही है, पाकिस्तान में भी बह रही है, राजस्थान में भी बह रही है, हिमाचल प्रदेश में भी बह रही है। तो मतलब आंतरिक अपवाह वाली नदी है, क्योंकि ये समुद्र में जाके नहीं मिल रही। ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास के वहाँ पर विलुप्त हो जाती है। लास्ट जब इसमें बाढ़ आती है तो पानी वहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए साथियों इसको आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। कौन सी नदी है साथियों, घग्गर नदी है। आगे बात करें घग्गर नदी के बारे में, तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित एकमात्र झील है तलवाड़ा झील, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है साथियों। तो राजस्थान में देखो 2 जिलों में बह रही है, पाकिस्तान में भी बह रही है, हिमाचल प्रदेश में बह रही है। लेकिन इतनी लंबी नदी होने के बावजूद भी साथियों इस नदी के द्वारा एकमात्र झील का निर्माण किया जाता है जो आपके हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। और उस झील का नाम भी आपको याद रखना है, तलवाड़ा झील। कौन सी झील है, तलवाड़ा झील है साथियों।
इस नदी में जब बाढ़ आती है तब इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा कहा जाता है। तो देखो मैंने ये चीज़ आपको ऊपर ही बता दिया था कि भाई घग्गर नदी को हकरा नदी कहा जाता है, पाकिस्तान में कहा जाता है। और जब इसमें बाढ़ आती है, पानी ज़्यादा आता है, तो इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है, जो कि इसका अंतिम बिंदु भी है साथियों। लास्ट यहीं तक पानी इसका जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस नदी के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई है वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, पीलीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, रंगमहल सभ्यता ये भी घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये तीनों ही सभ्यता राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको जब राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश पढ़ाया था तो पाट और नाली ये चीज़ें आपको बताई थी साथियों, जो कि आपको याद रहा होगा मेरे हिसाब से, अगर आपने क्लासें ली है तो। छठी ही क्लास से, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए राजस्थान की जीके शुरू किए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो आप पिछली 5 क्लासों को ज़रूर देखिएगा साथियों। तो ये आपके कौन सी नदी थी? घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में हमने पढ़ा है। और घग्गर नदी में जो जो चीज़ें आनी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपके सामने लाकर रख दी है। क्या क्या याद रखना है? घग्गर नदी के उपनाम याद रखने हैं, नट नदी, मृत नदी, हकरा नदी, प्राचीन सरस्वती नदी और दृष्टद्वती नदी। इसके बाद में आपको इसका उद्गम स्थान याद रखना है कि कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो देखो ये हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और हिमाचल प्रदेश में भी कालका के समीप शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो आगे अगर हम बढ़े साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है ये नदी? टिब्बी नामक एक स्थान पड़ता है, जो कि कौन से ज़िले में है? हनुमानगढ़ ज़िले में है। कौन से ज़िले में पड़ता है साथियों? हनुमानगढ़ ज़िले में। आगे आपको क्या क्या याद रखना है? तो 2 ज़िलों में ही बहती है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में और गंगानगर में। एकमात्र राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी है घग्गर नदी। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है साथियों। और घग्गर नदी द्वारा निर्मित एकमात्र झील कौन सी है? तलवाड़ा झील है, जो राजस्थान में कहाँ पर पड़ती है? हनुमानगढ़ में पड़ती है। जब बाढ़ आती है तो इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है। और पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है सभी के ये चीज़ें? कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जो घग्गर नदी है इसके किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी, जो सभ्यताएं विकसित हुई थी वो कौन कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता। तीनों ही कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। और हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बहाव को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। तो ये आपके घग्गर नदी के बारे में हमने पढ़ा, जो कि आंतरिक अपवाह वाली नदी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट दूसरा जो नंबर है साथियों किस नदी का आता है? तो आपके सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे हम कांतली नदी, जिसको कांटली नदी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कांतली नदी के 2 या कांटली नदी के 2 बात एक ही है। देखो सबसे पहले आपको कांतली नदी का उद्गम स्थल देखना है। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला नामक स्थान पे है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? सीकर में पड़ता है। तो आपको उद्गम स्थल याद रखना है, समाप्ति स्थल याद रखना है, उपनाम याद रखने हैं, कहाँ कहाँ नदियाँ बहती है ये याद रखने हैं। यहाँ से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। देखो कांतली नदी के बारे में अगर हम देखें तो साथियों देखिएगा, कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो एक तो आपके चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है और सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए इस प्रकार से इसका उद्गम होता है और ये नदी यहाँ तक चूरू की सीमा तक जाती है साथियों। 3 डिस्ट्रिक्ट में ये नदी बहती है। कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू और सीकर। देखिएगा ये कांतली जो नदी है साथियों, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट किसके अंतर्गत आते हैं? शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो शेखावटी प्रदेश की कौन सी नदी है साथियों? कांतली नदी है, जो शेखावटी प्रदेश में बहती है। ये आपको याद रख लेना है। देखिए राजस्थान में यह नदी कौन सी? कांतली नदी शेखावटी में बहती है। शेखावटी में मतलब चूरू में, झुंझुनू में और सीकर में। इसका अंतिम स्थल चूरू की सीमा है। चूरू की सीमा जहाँ लगती है वहाँ इसका अंतिम स्थल है। नोट करके मैंने लिखा है विशेष रूप से। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान की आंतरिक अपवाह की बात कर रहे हैं अभी हमने बंगाल की खाड़ी वो नदियाँ नहीं देखी है। तो साथियों अरब सागरीय नदियाँ और बंगाल की खाड़ी नदियाँ, प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? राजस्थान में आंतरिक अपवाह की दृष्टि से
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ही आपको कांतली नहीं जो नदी है इसको सही करना है। अगर प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जाए कि आंतरिक अफवाह वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, घग्गर होगा। आई थोड़ी बात समझ में, क्लियर हुआ थोड़ा मैटर कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और कहाँ पर आप गलती कर सकते हो। गलती करने का चांस ये है कि अगर प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया कि राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर आपका आंसर कांतली नहीं होगा, घग्गर होगा। और सिर्फ राजस्थान में ही बहने वाली आंतरिक अफवाह वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर आपका उत्तर कांतली नदी होगा साथियों। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आगे बढ़े। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता विकसित हुई थी। तो देखो सभ्यताओं के बारे में भी आपको याद रखना है, क्योंकि अधिकतर जो सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे ही विकसित हुई है जल की सुविधा के लिए साथियों। क्योंकि जो सभ्यताएं विकसित होती थी तो वहाँ पर लोग भी रहते थे और लोगों को जल की आवश्यकता कंपलसरी है वो। तो यह नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। झुंझुनू जो जिला है साथियों, इसको दो भागों में विभाजित करने का कार्य भी कांतली नदी के द्वारा ही किया जाता है। कौन सी नदी के द्वारा? कांतली नदी के द्वारा। साथियों कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी के, तोरावाटी नहीं तोरावटी है ये, तोरावटी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये लिखाई में आया है। तो साथियों कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसको तोरावटी के नाम से जाना जाता है। और कांतली नदी पूर्णतः वर्षा पर आधारित नदी है। अगर वर्षा कम हुई तो ये बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर कम वर्षा हुई और अधिक वर्षा हुई तो ये इसमें पानी रहेगा। तो पूर्णतः ये वर्षा पर आधारित नदी है साथियों, इसीलिए तो इसको आंतरिक अफवाह की दृष्टि के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे बढ़ गए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले साथियों एक बार वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो कांतली नदी है इसका उद्गम स्थल याद रखना है खंडेला सीकर में इसका उद्गम स्थल है। कितने जिलों में बहती है? राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जो कि आपके शेखावटी वाला क्षेत्र है। अंतिम स्थल है इसका चूरू की सीमा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी है साथियों ये आपके कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता इसके जो तट है उस वहाँ पर विकसित हुई थी साथियों। कौन सी नदी जो झुंझुनू है इसको दो भागों में वर्गीकृत करती है? तो साथियों कांतली नदी ही इसका सही उत्तर होगा। और इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित नदी है। चलिए नेक्स्ट तीसरा जो आपका बिंदु है वो है कांकनेय नदी। कौन सी नदी? कांकनेय नदी, जिसको कांकनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कांतली नदी आपके शेखावटी में बहती है, जबकि कांकनी या कांकनेय नदी आपके जैसलमेर में है साथियों। तो शेखावटी जैसलमेर बहुत दूर दूर पड़ गया, ये तो याद रखना है आपको अच्छी तरह से। तो साथियों अगर कांकनेय या कांकनी नदी की बात करें, आंतरिक अफवाह वाली नदियों में से एक नदी है। इसका उद्गम स्थल कोटरी या कोठारी भी लिखा होता है, कोठा नहीं कोटारी, ठीक है, इस नाम से भी कहीं जगह आपको मिल जाएगा। तो कोटरी की पहाड़ियाँ या कोटारी की पहाड़ियाँ जो कि जैसलमेर में है साथियों, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कांकनेय या कांकनी नदी का। इस नदी की लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं बहती है, ये मात्र 17 किलोमीटर है, तो बहुत छोटी नदी है। इसीलिए साथियों आंतरिक अफवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकनेय या कांकनी नदी है। यह नदी सिर्फ जैसलमेर जिले में ही बहती है, जबकि जो हमने ऊपर अभी जो पढ़ा था कांतली नदी, ये तो आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर 3 जिलों में बहती है साथियों। और कांकनेय नदी सिर्फ एक जिले में, कौन से में? जैसलमेर में। कांतली नदी तो लंबी है और ये तो 17 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कोटरी पहाड़ियाँ जैसलमेर से होता है साथियों। इसका जो समाप्ति स्थल है कांकनेय नदी का वो है जैसलमेर की बुज जो झील है वहाँ पर ये मिल जाती है, बुज झील में, वहीं पर इसका समापन स्थल है। देखिए यहाँ पर
आप देख सकते हो ये जो आपके जैसलमेर ज़िला है राजस्थान के मैप में, जो कांकरी नदी है ये ज़्यादा दूर तक बहती नहीं है। यहाँ पर जो भुज झील है इसमें जाकर ये मिल जाती है और कोटड़ी गांव से इसका, कोटड़ी गांव की जो पहाड़ियाँ हैं साथियों वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और आगे अगर हम देखें इस नदी के बारे में तो साथियों इसको जो आपके कांकरी नदी है इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है, तो कांकरी नदी को ही मसूरदी के नाम से जाना जाता है। आंतरिक अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। मैंने ऊपर भी इस चीज़ को आपको बताया था कि आंतरिक अपवाह की दृष्टि से जो राजस्थान में विलुप्त हो रही है साथियों, इस दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी जो नदी है वो आपके कांकरी नदी है और भुज झील का निर्माण इसी नदी से होता है। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि भुज झील में जाकर ये मिल जाती है, तो जाकर तो मिलती है लेकिन भुज झील का निर्माण ही इसी के द्वारा किया जाता है साथियों। तो ये थी आपके कौन सी नदी, कांकरी नदी। अब एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखो कांकरी नदी को कांकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक अपवाह वाली नदी है, सिर्फ जैसलमेर ज़िले में बहती है, मात्र 17 किलोमीटर दूर बहती है, 17 किलोमीटर दूरी तक, ठीक है। उद्गम स्थल कोटरी पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल है। और साथियों जैसलमेर की कौन सी झील में ये मिल रही है, भुज झील में मिल रही है। राजस्थान की आंतरिक अपवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है और भुज झील का निर्माण भी कांकरी नदी या कांकरी नदी के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है सभी के ये भी। तो चलिए अगले प्रकार का जो आपके चौथे नंबर पे जो नदी है उसको देखते हैं। चौथे नंबर पर नदी है आपके साबी नदी। कौन सी नदी है, साबी नदी, जिसको साहिबी के नाम से भी जाना जाता है। तो साबी नदी को हम देखते हैं साथियों। इसका उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर है। देखिएगा ये आपके जो जयपुर जिला है, ठीक है, ये आपके है जयपुर जिला। जयपुर जिले में साथियों इसका उद्गम स्थल है जयपुर जिला। और जयपुर जिले में भी कहाँ से उद्गम होता है इसका, सेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से, सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये देखिएगा सेवर की पहाड़ियों से। साथियों आगे अगर हम बात करें तो यह नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। कौन कौन से में, एक तो जयपुर जिले में और एक अलवर जिले में, 2 ही जिलों में बहती है आपके ये नदी। साथियों इसको जो साबी नदी है इसको साहिबी की नदी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि भाई साहिबी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं, साबी नदी को। यह नदी अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कौन कौन से, कि कौन सी नदी अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, तो आपका आंसर होगा साबी नदी। कौन सी नदी, साबी नदी। क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है कि साबी नदी है तो आंतरिक अपवाह वाली नदी है, अरब सागरीय नदी है, या फिर बंगाल की खाड़ी वाली नदी है। तो साथियों आपका आंसर रहेगा आंतरिक अपवाह तंत्र की ये नदी है। क्योंकि देखिएगा यह नदी अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, उद्गम स्थल तो इसका सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से है, लेकिन साथियों ये जयपुर से कौन से ज़िले में जाती है, अलवर ज़िले में जाती है। अलवर से ये हरियाणा की तरफ निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है, हरियाणा की तरफ। अब देखो जैसे यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपके जयपुर सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है और ये जयपुर से यह आपके अलवर ज़िले में बह रही है, ठीक है। अलवर ज़िले में बहती बहती ये आपके हरियाणा की तरफ निकल जाती है और हरियाणा में एक स्थान है पटौदी नामक स्थान। साथियों वहाँ पर इसका अंतिम बिंदु है, ठीक है, पटौदी नामक स्थान हरियाणा में इसका अंतिम बिंदु है। तो यहाँ तक ये नदी बहती है। आगे बात करें तो देखो साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी। देखो जोधपुरा नाम तो है जोधपुरा सभ्यता, जोधपुर में नहीं है, कहाँ पर है, जयपुर में है साथियों। यह नदी हरियाणा में समाप्त होती है, वो तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसका जो साबी नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी वो थी जोधपुरा सभ्यता, जो कि जयपुर ज़िले में, कहाँ पर पड़ती है, जयपुर ज़िले में। तो साबी नदी के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला तो कि कहाँ कहाँ बहती है राजस्थान में, तो एक तो जयपुर में बहती है और एक आपके अलवर ज़िले में बहती है। 2 चीज़ें तो आपको ये याद रखना है।
फिर साबी नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? साहिबी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन से ज़िले में इसका उद्गम है? तो जयपुर ज़िले में इसका उद्गम है। जयपुर ज़िले में भी कहाँ से इसका उद्गम होता है? सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है साथियों। कहाँ से? सेवर की पहाड़ियों से। अंतिम बिंदु कौन सा है? तो पटौदी यहाँ पर इसका अंतिम बिंदु है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है साथियों। इसके अलावा आपको ये जोधपुरा सभ्यता भी याद रखना है कि भाई जोधपुरा सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई थी जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। तो ये है आपके साबी नदी। नेक्स्ट मेंथा नदी के बारे में बात करेंगे साथियों। मेंथा नदी इसका उद्गम स्थल मनोहरपुरा जयपुर में है। कहाँ पर है? मनोहरपुरा जयपुर में यहाँ इसका उद्गम होता है और यह राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, जयपुर जिले में और नागौर जिले में। मेंथा नदी जयपुर में और नागौर में बहती है, जबकि इसके ऊपर जो हमने साबी नदी के बारे में पढ़ा था, तो साबी नदी कहाँ कहाँ बह रही है आपके? एक तो जयपुर में और एक अलवर में। और मेंथा नदी कहाँ कहाँ बह रही है? जयपुर में और नागौर में। साथियों यह सांबर झील में मिलकर समाप्त हो जाती है। कहाँ समाप्त हो रही है? ये सांबर झील में मिलकर के ये समाप्त हो जाती है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस नदी में। नेक्स्ट 6ठे नंबर पे बात करेंगे रूपारेल नदी के बारे में। देखो रूपारेल नदी इसका उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, जो कि आपके अलवर ज़िले में पड़ता है। कहाँ पर? अलवर ज़िले में। यह राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, अलवर में और भरतपुर में। इसका अंतिम बिंदु बयाना भरतपुर है। अंतिम बिंदु है बयाना भरतपुर। तो अलवर में इसका उद्गम स्थल है, जो कि कहाँ? अलवर में। कहाँ? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। कौन कौन से जिलों में बह रही है? अलवर में और भरतपुर में। और अंतिम बिंदु क्या है? बयाना भरतपुर है साथियों। देखो यहाँ पर ये जो रूपारेल नदी है, ये देखिएगा, रूपारेल नदी ये आपके है अलवर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो रूपारेल नदी का उद्गम अलवर से, ये देखिएगा कहाँ से है? अलवर से। उदयनाथ की पहाड़ियाँ है इस स्थान पे। अलवर से होती होती ये कहाँ पर जा रही है? भरतपुर में। और यहाँ पड़ता है आपके बयाना। ठीक है, बयाना नामक स्थान, जो कि भरतपुर जिले में ही पड़ता है। इसका अंतिम बिंदु है साथियों, यहीं पर जाकर के ये नदी समाप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा 2 जिलों में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थल अलवर से है, भरतपुर में इसका समापन बिंदु है साथियों। अगर हम आगे बात करें रूपारेल नदी के बारे में, तो इस नदी को बारा के नाम से भी जाना जाता है। बारा नदी, ठीक है, इस नदी को बारा नदी के नाम से भी जाना जाता है। रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को? रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। देखो भरतपुर में ये समाप्ति हो रही है, तो भाई समाप्ति हो रही है तो वहाँ पर एक झील का भी इसने निर्माण किया है रूपारेल नदी ने, जिसका नाम है मोती झील। रूपारेल नदी मोती झील का निर्माण करती है, जो कि भरतपुर जिले में पड़ता है। तो मोती झील के बारे में भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भाई मोती झील कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर में। मोती झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? रूपारेल नदी करती है। रूपारेल नदी पर सीकरी बांध बना हुआ है साथियों। कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है, जो कि भरतपुर जिले में ही पड़ता है। तो देखो भरतपुर जिले में रूपारेल नदी का कितना सहयोग है? एक तो मोती झील बना दी तो उसमें भी बहुत सारा पानी होगा। फिर सीकरी बांध उस पर बना हुआ है तो उसमें भी बहुत सारा पानी होगा। वहाँ के लोगों की पानी की आपूर्ति लगभग इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए तो इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को? रूपारेल नदी को। साथियों रूपारेल नदी के किनारे नौह सभ्यता विकसित हुई थी। नौह सभ्यता जो कि भरतपुर में ही पड़ती है। ठीक है, नौह सभ्यता भी कहाँ पर? भरतपुर में ही है। इसको निम्न नामों से भी जाना जाता है। लसवारी नदी भी इसको कहते हैं, वराह नदी भी इसको कहते हैं, रूपनारायण नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके जो उपनाम हैं ये भी आपको याद रखने हैं साथियों। तो ये है आपकी रूपारेल नदी, जो कि यहाँ पर आंतरिक अफवाह वाली जो प्रमुख नदियाँ जो डिटेल में पढ़ानी थी साथियों, उसकी अंतिम ये प्रकार है उसका। इसके बाद में यहाँ पर आपके ये क्लियर हो जाता है कौन सा टॉपिक साथियों? आंतरिक अफवाह वाली नदियाँ। तो रूपारेल नदी के बारे में क्या क्या याद रखना है? उद्गम स्थल याद रखना है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर। कितने जिलों में बहती है? 2 जिलों में बहती है। कौन कौन से में? अलवर में और भरतपुर में बहती है। अंतिम बिंदु कौन सा है? बयाना भरतपुर है। भरतपुर की इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नदी को बारा के नाम से भी जाना जाता है। मोती झील, इस झील का निर्माण, जो मोती झील है इस झील का निर्माण भी रूपारेल नदी ही करती है। कहाँ पर? भरतपुर में करती है।
रूपारेल नदी पर भरतपुर में एक बांध बना हुआ है जिसको सीकरी बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके किनारे नौ सभ्यता भी विकसित हुई थी, भरतपुर में विकसित हुई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अन्य नाम कौन कौन से हैं, लसवारी नदी है, वराह नदी है, रूपनारायण नदी है। तो ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर काम वाली चीज़ें हैं साथियों, एक एक टॉपिक काम वाला है। देखो फालतू चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, हर वो चीज़ जो पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल काम की है एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपके आंतरिक अफवाह वाली नदियाँ पड़ी है। अब 2 ही प्रकार बचे हैं, मतलब 3 दिन में नदियों वाला टॉपिक भी आपके पूरा हो जाएगा साथियों। निश्चिंत रहिएगा आप, बहुत ही स्पीड से मैं कोर्स खींच रहा हूँ, याद रखिएगा बहुत ही स्पीड से। लगभग यूँ मानिए 25 दिन में आपके जियोग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और कोई चीज़ छूटेगी भी नहीं है आपके। तो ये आज का वीडियो था, देखिएगा कल एक और वीडियो, कल 2 वीडियो आएंगे। एक तो आज जो आपने पढ़ा है उसके प्रश्न उत्तर आपसे करवाए जाएंगे, एक जो कल सुबह आप पढ़ोगे उसके प्रश्न उत्तर आपको 11 बजे या 3-4 बजे के आसपास मिल जाएंगे कल, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।